नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव का इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही आचार संहिता भी पूरे देश भर में लागू हो गई है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे, जबकि 4 जून को नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा चरण 20 मई को, छठे चरण का जो मतदान है वो 25 मई को, जबकि 7वें चरण का 1 जून को मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और वो भी इसी दौरान होंगे और साथ ही साथ 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जिनमें से 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 47 करोड़ महिलाएं हैं और इसी के साथ ही 1.82 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। और अब ऐसे में 4 जून को पता चल जाएगा कि आने वाले 5 सालों में देश कौन चलाएगा, किसकी मेहनत लाएगी रंग, कौन करेगा सत्ता पर कब्जा, कौन बनेगा जनता का सबसे बड़ा सेवक, किसको सौंपेगी जनता सत्ता की चाबी। और बात करें अगर हरियाणा की, तो करनाल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ ही 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को ही छठे चरण में मतदान होगा और जिसके लिए सभी पार्टियां अपना अपना दम भरती नजर आ रही हैं। इनेलो ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अभय चौटाला को मैदान में उतारा है, तो वहीं जेजेपी की अभी भी प्रत्याशियों के नाम पर माथापच्ची चल रही है। बीजेपी के भी 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। ऐसे में क्या है पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू, आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। Pool phase 1. We do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification. 5 weeks from now. And last day will be March and date of vote will be 19th April. और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 8 जून को काउंटिंग होगी।
होना, जिसमें से पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। और वहीं बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण जो है वो 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 89 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे तमाम सारे राज्य हैं जिनमें दूसरे चरण में वोटिंग होगी। वहीं 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा, जिसमें 94 सीटें ऐसी होंगी जिसके मतदाता मतदान करेंगे। लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जिसमें चौथा चरण जो है वो 13 मई को होगा। 13 मई को 96 सीटों पर जो है मतदान किया जाएगा। तो 7 चरणों में ये होना है, जिसमें ग्राफिक्स से लगातार आपको समझाने का प्रयास करें। 5वां चरण 20 मई को इसके लिए मतदान होंगे, 49 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छठे चरण की अगर बात करें तो छठा चरण और 7वां चरण, छठे चरण में हरियाणा के लिए भी चुनाव होगा। हरियाणा में जो एक उपचुनाव होना है करनाल सीट पर, वो भी होगा, और साथ ही साथ 10 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होना है, यानी मतदान होना है। तो इसको लेकर तैयारियां लगातार जो है वो कर रहे हैं सभी पार्टियां। और 7वें फेज की अगर बात करें तो 7वें फेज जो है 1 जून को इस दिन मतदान होंगे, और इसमें 1 जून को, साथ ही 4 जून को परिणाम घोषित होंगे। तो लगातार तैयारियां जो है वो भी तेज हैं, और इतने दिनों से इंतजार किया जा रहा था लगातार कि लोकसभा चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान हो जाए। कई सारी पार्टियां अभी भी उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची कर रही हैं। और इन्हें सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ उसी के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उमेश भाटी जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रोहिला जी आपसे ही शुरू करती हूँ। आज तारीखों का ऐलान हो गया, इतने समय से इंतजार किया जा रहा था, आज पीसी करके तारीखों का ऐलान हो गया, और 7 फेज में ये चुनाव होने वाले हैं। बहुत ही नीतिगत तरीके से रणनीति बना करके चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 2 साल से तैयारी कर रहे थे, और अब जाकर के जो है 7 फेज में ये चुनाव कराने की बात कही गई है। तो कैसे तारीखों को देखते हैं? सभी को नमस्ते। इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और जब भी इलेक्शन कमीशन की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इसका मतलब मान के चलना चाहिए कि चुनाव आ गई। तो उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने आज 7 फेज में चुनाव घोषित किए हैं। अपने हरियाणा में 25 मई का चुनाव है, तो हमारे लिए तो पर्व का मौका ही है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव उत्सव होता है। तो उसी हिसाब से हम तैयारी करें 10 की 10 सीटों पे, और 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक है, आपसे चर्चा करेंगे रोहिला जी। कमल हांडा जी भी हमारे साथ बनी हुए। कमल हांडा जी, आज तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 फेज में ये होंगे, तो ऐसे में इंतजार जो लंबे समय से था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कहां देरी हो रही है? सुन पा रही है हांडा जी हमें? प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, हर खबर देखने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हमारे नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और अभिनेता जी क्या कहते हैं, तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। एक और गीत की लय पर बोलूं, एक लाइन और, जूते दो पैसे लो, इधर ये है बॉन्ड दो धंधा लो। तो खैर चुनाव का ऐलान हो गया है। इन्होंने आनंद फानन में इलेक्शन कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए, जबकि मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, अभी इनको था, क्योंकि देखिए 2:1 का रेशो है। सीजेआई को इन्होंने बीच में निकाल दिया जब उन्होंने कहा कि सीजेआई भी होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि इनके मन में पाप है, इनके मन में बेईमानी है, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया कि बीच में से सीजेआई को हटा दिया। बाकी हरियाणा में जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर ये कभी नहीं बात करते। उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगी ज्योति जी, कि एक छाता वाला छाता बेच रहा था और वो गारंटी दे रहा था, 2 साल की गारंटी लो, छाता खरीदो 2 साल की गारंटी। तो किसी ने पूछा, भाई पक्की बात है 2 साल की गारंटी है? कहता है हाँ। कहता है आप अगर इसको धूप और बरसात से बचा कर रखेंगे। तो ऐसे ही इनके मोदी जी की गारंटी है कि बेरोजगारी पर बात मत करो, गारंटियां तो उनकी वैसे हवा हवाई है ही है, जो एक दिन गारंटी देते हैं अगले दिन भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में होता है। कैसे देखती है जो 7 फेज में चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस की तैयारियां क्या है, तारीखों को कैसे देखते हैं? हाँ जी, तैयारियां तो कांग्रेस की भी पूरी है हर जगह। तैयारियों की बात करें, मैं थोड़े से मुद्दे भी जरूर उठा दूंगी हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा की प्रवक्ता हूं मैं। इन्होंने कोई ऐसा वर्ग नहीं है हरियाणा में जिसको इन्होंने परेशान नहीं किया, चाहे हमारी पहलवान बेटियां हो, चाहे खेल कोच हो, चाहे युवा हो। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री घोटाला हो गया, नशा कितना बढ़ गया, सुसाइड कितने बढ़ गए। हरियाणा में पहले नशा कभी नहीं हुआ करता था,
हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगी, जो नए टाइम वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो वो बहुत सोच समझ कर वोट दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने मोदी को वोट दिया और अपना गला घोंट लिया। तो ये काम ना करें, ये मैं आह्वान करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात ये है कि इन्होंने अभी ओबीसी का कार्ड खेल दिया लास्ट मोमेंट पे, मतलब इनको खट्टर पर विश्वास नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने तो ये सोच रही है कि ओबीसी कार्ड खेलकर हम रेड कार्पेट बिछा देंगे, कि जो उन्होंने कुकर्म करके गए, जो परेशान करके गए हैं, जिन्होंने हमारे किसानों पर भी कितनी बेदर्दी से जो है अन्नदाताओं को कितनी बुरी तरह से मारा। 750 किसानों की हत्यारी है सरकार, 4 किसान अभी भी मारे गए। कोई ऐसा वर्ग नहीं है। और बड़ी शर्म की बात है कि टीवी चैनलों से ये खबरें ही गायब है कि हर वर्ग धरने पर बैठा है, हर वर्ग पीटा जा रहा है। इतनी इन्होंने वो करी है बैरिकेडिंग की, शायद वो दुश्मन के लिए भी ना करे। एक चीज और कहना चाहूंगी मैं, ठीक, पुलवामा का मैं बार बार पूछती हूँ और कर्जे का पूछती हूँ, उसका जवाब कभी कोई प्रवक्ता नहीं देता कि हरियाणा में जब हम छोड़कर गए थे 56,000 करोड़ का कर्जा था। ये अब जो है अब 4.5 लाख करोड़ कर्जा कैसा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, पुलवामा में हमला हुआ 4-5 साल हो गए, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद ही पाकिस्तान की जरा रुक जाइए पाकिस्तान के हफ्ते के बाद, बीच में मत बोलिए रोहिला जी, बीच में नहीं बोलो, बीच में मत बोलो। तो फालतू की बात क्यों करते हैं फिर आप? जो आपसे सवाल पूछा है उसको बोलिए ना। हांडा जी एजेंडा क्यों चलाइए फालतू का? ये सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एजेंडा क्यों चलाइए फालतू का? मुझे दिमाग में आप पूछिए तो आप बोलिए, वो इधर की बात क्यों करेगा? एग्जैक्टली हफ्ते के बाद उधर की बात क्यों करेगा? पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मोदी जी को चंदा दिया, तो इधर उधर की बात क्यों करेगा? तार खुलेंगे तो इनकी और पोल पट्टी खुलेगी, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्यों कहा एफबीआई के कंधे पर रखकर बंदूक देखिए क्यों चलाई? हांडा जी, मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करें, मैं मुद्दे की बात क्या कर रही हूँ। मैंने ये कहा कि आप तारीखों को कैसे देखते हैं, क्या कुछ तैयारियां है, और मेरा मेन प्रश्न मुझे भी तो बता रही हूँ मैं। समय आपको आगे जो दिया भी जाएगा, पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? समय आपको दिया जाएगा। मैंने कहा तारीखों को कैसे देखते हैं, तैयारी की, आपने कहा पूरी तैयारी है। अब ऐसे मेरा एक और सवाल है, ऐसे मेरा एक और सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे ये है, और बहुत टाइम से लगे हुए हैं, हमारी तैयारी है मैडम। हांडा जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईवीएम पे अक्सर आप लोग सवाल उठाते हैं। ईवीएम पर घोटाले की आप बात कहते हैं कि ईवीएम के जरिए जो भी घोटालेबाजी की जा रही है, आप तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में आज इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा है कि वफा आप नहीं करते और इल्जाम हम पर लगाते हैं। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि भाई आप पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ये बस बेकार के आरोप है। मैडम देखिए, ऐसा है, हम ईवीएम पर भी लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। चंडीगढ़ में इन्होंने बैलेट पेपर में भी इन्होंने धोखाधड़ी करी, वो ऑन एयर हुआ, सब कुछ सबने, पूरे देश ने क्या, विश्व ने देखा इन्होंने क्या धांधलेबाजी करी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, फटकार लगी इनको, ये फिर भी इतने निर्लज्ज हैं, इतने बेशर्म है, ये बेईमान पार्टी है। और अब तो एक नाम और जोड़ दूं मैं इनका कि बॉन्ड जमा करो पार्टी, आपकी ये बॉन्ड जमा करने वाली पार्टी हो गई कि बॉन्ड ले लो इनसे और धंधा दे दो। मैं जब होंगी ना डिबेट कभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे, मैं पूरे डिटेल्स लिख के रखे हुए हैं, वो बताऊंगी मैं। और ये 30 जून तक हम दे नहीं सकते, 24 घंटों में कैसे दे दिया फिर, जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो? बेईमान पार्टी है ये, कहीं भी बेईमानी कर सकते हैं, कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। खिला सकते हैं जो पार्टी उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप ऐसी सत्ता से? इसीलिए मैं आह्वान कर नेता वो उनकी रोज बेची लग रही है, अगर वो भ्रष्ट नहीं होता तो क्यों बेची लगती है उनकी? ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। हांडा जी और ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, ठीक है ना? दोनों का ऑडियो प्लीज डाउन कर दीजिए। ओमकार सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, 7 फेज में चुनाव होने हैं, ऐसे में हरियाणा की अगर बात करें तो 25 मई को छठे फेज में होंगे, और ऐसे में एक जो उपचुनाव वहां पर है, उपचुनाव यानी करनाल सीट पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। तो इसको लेकर के इनेलो की तैयारियों के साथ ही ये जानना चाहेंगे कि अब तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तो एकमात्र प्रत्याशी का नाम अभी तक आपने घोषित किया, वो भी आज ही कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला जी होंगे। मुद्दे की बात करो, हम आएंगे, यही है कि जो भी आएगा
सुन लीजिए, जो भी आएगा वो जनता तय करेगी, यहाँ पर वो तय नहीं होगा। कृपया सुन लीजिए। अब ओंकार सिंह जी, आपने मेरा सवाल सुना? देखिए, हमने एक सीट अलग डिक्लेयर करी जी, और मैं की लोग सीट बात क्यों नहीं करते? मैंने भी छाते वाले अभी छाते वाले मुद्दों पे बात मत करवा, फिर हमारी आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। आपके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे आप दोनों को लोग सुन पा रहे होंगे? बोलिए ना अपने बारे में। आप दोनों से मेरा सवाल है, हांडा जी और ओला जी, आप दोनों को क्या लगता है कि आप लोगों को लोग सुन पा रहे होंगे? तो वो बोले क्यों नहीं? मैं आपको सुनाई नहीं देती काम की बात। अपने अपने बारे में बोले दोनों, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ होता है आपके कानों में। काम करते हैं आपके आका भी, और आप भी, मुझे पता है। ये ज्ञानी लोगों का काम है, मुझे कोई उससे गुरेज नहीं है। आप लगाइए चार्ट, टेलीप्रॉम्प्टर लगाइए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब आपकी बात अगर पूरी हो गई है तो ओंकार सिंह जी अपना जवाब दीजिए। ये बहुत अफसोस की बात है, 5 साल के बाद लोकतंत्र का पर्व आता है। अगर प्रवक्ता साथी ऐसे करेंगे तो जनता कैसे सुनेगी? इनके विचार किया कितनी ऐसी बात है। आप हमारे को बात कर दीजिए, दोनों को लेने दीजिए, अपने अपने समय को बोले ताकि जनता को भी पता लगे कि किस स्ट्रैटेजी क्या निकली है। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। आपने सवाल पूछा, सवाल दो। जैसे कि देखिए, ठीक बात नहीं है, मैं अपनी बातों की बात करता हूँ। हमने आज एक सीट पे लॉन्च कर दी, चौधरी अभिषेक की पहला कुछ से लड़े, बाकी 9 सीटों पर हमारे जल्दी नाम की घोषणा हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 10 सीट पर बहुत अच्छे से लड़ेंगे। मैं आंध्र पर बीजेपी की तरफ देरदार क्यों हो रही है सर? अब तो चुनाव अब तारीखों का ऐलान हो गया या प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही है? अब तक तो हो जाना चाहिए। आप समय ही कितना है जी? ज्योति जी, 8 तारीखों का ऐलान हुआ, क्या फॉर्म भरने की डेट आ गई? अभी फॉर्म भरने की डेट नहीं आई। हमारे साथी अपनी स्ट्रैटेजी अलग रखती है। यह नहीं अभी चुनाव का ऐलान आज वो बाकी सारे डिक्लेयर कर दे। प्रत्येक पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो जाता है कि नहीं, न सिर्फ अंदर की बात है, हमने कंफर्म करते हैं कि 4 सीट जीतेंगे और 6 पर अपनी उपस्थिति बहुत मजबूत उपस्थिति दिखाई है। आज प्रदेश की जनता जितनी समस्याओं से जुड़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, लिस्ट और प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, पोर्टल, पेंशन खत्म हो जाना, पीले कार्ड कट जाना, ऐसी सैकड़ों समस्याएं हैं। हजारों पोर्टल बना दिए गए, प्रत्येक व्यक्ति लाइन में लगा है, लेकिन पोर्टल बंद है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। आज जनता को प्रत्येक वर्ग परेशान है। जब बजट की बात होती है, 4 मुख्य वर्ग बताए जाते हैं, मोदी जी द्वारा और खट्टर जी द्वारा। महिला, युवा, गरीब। जहां तक गरीब की बात है, मोदी जी कहते हैं 82.5 करोड़ गरीबों को मैं अनाज की 5 किलो की गारंटी देता हूं। हमें भिखारी ना बनाइए, 5 किलो अनाज ना दीजिए, हमारे को रोजगार की गारंटी दीजिए। दूसरे नंबर पर महिला कहां सुरक्षित है? आज देश के किसी भी कोने पे महिला सुरक्षित नहीं है, पहलवान भी सुरक्षित नहीं है। तीसरे नंबर पर युवा बेरोजगारी से आज नशे की चपेट में जा रहा है, रोजगार दीजिए उसको। और चौथे नंबर पर किसान, आज भी किसान सड़कों पर है, और जब से सरकार आई है तब से किसान सड़कों पर है। शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसान पूछ रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने की इजाजत क्यों नहीं है? क्या हम किसी और देश के हैं? हमारा भी तो भारत देश है और दिल्ली हमारी राजधानी है, क्यों नहीं उन किसानों को दिल्ली जाने दिया जाता? इन सारी समस्याओं और सारे वर्गों की अगर समस्याओं को ध्यान में रखा जाए तो आज हरियाणा में सुखी कौन है? मात्र चंद अंधभक्त
मात्र चंद नेता और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, बस। इसके अलावा आज प्रत्येक वर्ग प्रताड़ित है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के ना चाहते हुए भी गुटों में बटी हुई है। जेजेपी का जहां तक सवाल है, जेजेपी को तो बीजेपी नहीं छोड़ा। मैंने अपनी पुरानी डिबेट्स में बोला था, ये जो अभी एक दूसरे के गले लग रहे हैं, ये कुछ दिनों बाद एक दूसरे के गले पड़ेंगे। वही बात होगी, गले पड़ेंगे अब एक दूसरे के, देख लेना आप भी। ऐसे में हरियाणा की जनता के पास एकमात्र विकल्प और एकमात्र सेवा करने वाली पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल है। ठीक है और क्षेत्रीय पार्टी ठीक है ओंकार सिंह का भला कर सकती है। ठीक चर्चा करेंगे आगे, लेकिन भाटी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। आगे लौटूंगी आपके पास। उमेश भाटी जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ बने हुए हैं। भाटी जी, ओंकार सिंह जी का कहना है अब कोई विकल्प ही नहीं है क्षेत्र की जनता के पास, एक ही विकल्प है, मात्र इनेलो। ऐसे में तारीखों का ऐलान भी हो गया, तो तारीखों के ऐलान को कैसे देखते हैं? क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होने और छठे चरण में हरियाणा के लिए मतदान होगा, चाहे वो लोकसभा सीटों की बात करें या उपचुनाव जो होना है करनाल की सीट पे। तो ऐसे में ओंकार सिंह जी का कहना है, यानी इनेलो का कहना है कि एकमात्र विकल्प ही इनेलो है अब प्रदेश में। है कि इनेलो तो कहीं विकल्प के रूप में कहीं दिख ही नहीं रही है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है इस बात का। और जो एक थी इनेलो का जो नारा जो चल रहा है, वो जिस तरह से एक थी कांग्रेस का मान ने वहां पे लगाया है पंजाब के अंदर, उसी तरीके से हरियाणा में भी एक थी इनेलो का नारा चल रहा है। तो इनके पास एक ही एक ही है, चाहे विधानसभा में लड़ा लो उनको, चाहे उनको लोकसभा में लड़ा लो उनको, तो एक ही इनके पास में चेहरा है। उसी चेहरे को जो है ये कभी विधानसभा में लेकर आते हैं और कभी अब जो है ये लोकसभा में लेकर आ रहे हैं। तो चलिए, अब मैं इनकी चर्चा नहीं करता हूं। मैं चर्चा करता हूं अपनी तैयारी की। जननायक जनता पार्टी पहले से ही 10 की 10 लोकसभा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हमारे ये बहुत क्लियर था पहले से ही, पहले दिन से, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जननायक जनता पार्टी का जो गठजोड़ हुआ है वो इलेक्शन के बाद में हुआ है, क्योंकि मैंडेट उस तरीके से नहीं मिला था। इसलिए हरियाणा को एक स्थिर सरकार देनी थी, तो इसलिए भारतीय जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हुआ सरकार के लिए, और 4.5 साल बखूबी से सरकार चलाई। अब चूंकि अब रल्ले से चलाई चुकी है, नए मंत्रिमंडल आ गए, नए सीएम आ गए हैं, तो हमारी अपनी तैयारी जो है चल रही है। आपने अभी देखा हिसार में किस तरीके से रैली हुई, बहुत जबरदस्त तरीके से, और उस रैली में सारे कार्यकर्ताओं ने एक सुर में आवाज लगाकर बोला कि हमारे आने वाला सीएम दुष्यंत जैसा होगा, और 10 की 10 सीटों पर हम एमपी के इलेक्शन लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा एमपी की सीटें हम निकालेंगे। तो उसी के तहत हमारी आज अगर देखें, आप कल चंडीगढ़ के अंदर बैठक हुई, चंडीगढ़ के अंदर जो बैठक हुई उसमें जो है अलग अलग जिलों से लोगों को बुलाया गया, उनसे विचार विमर्श किया। आज दिल्ली के अंदर बैठक चल रही है, सुबह से अलग जिलों की बैठकें चल रही है जिलों वाइज। कल फरीदाबाद, पलवल और आसपास के जिलों की बैठक है कल दिल्ली के अंदर ही। तो चूंकि लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते से नीचे लेवल तक का भी जो हमारा पदाधिकारी है वो भी, उसका भी बात को भी सुना जाता है, इसीलिए जिले वाइज सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। उन कार्यकर्ताओं से उनकी जो बात है वो समझने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से इलेक्शन को आगे लड़ा जाएगा, क्या तरीका होगा, ये इस पे हमारा मंथन चल रहा है इस वक्त। और जल्दी ही आपके चैनल के माध्यम से 10 की 10 सीटों पर कौन कौन हमारे प्रत्याशी होंगे वो हमारी लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी। जिस तरह से मंथन खत्म हो जाएगा उस समय आपके पास सामने लिस्ट आ जाएगी। रैलियां हमारी हो चुकी है, पदाधिकारी डिसाइडेड है, सब कुछ हमारा बन चुका है, और 10 की 10 सीटों नहीं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ, और ऐलान आप करें उम्मीदवारों का। लेकिन एक सवाल और है मेरा। इनेलो यहाँ पर कह रही है कि 4 सीटों पर जीत और 6 पर अपने को मजबूत बनाएंगे, तो ऐसे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो कह रहे हैं कि 10 सीटें ले जाएंगे। कैसे बोल रहे हैं? आपने सुना मुझे? दोबारा से बताइए। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस का तो कहना है कि हम 10 सीटें इस बार ले जाएंगे, और इनेलो का कहना है कि 4 पर जीत निश्चित है और 6 पर अपने आप को मजबूत बनाएंगे। तो ऐसे में जेजेपी क्या आंकड़ा लेकर के चल रही है? ज्योति जी, हमारी पूरी तैयारी 10 की 10 सीटों पर है, और हम अपने आप को पूरी 10 सीटों पे मजबूत मान के चल रहे हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम 2 सीटों पे है या 3 सीटों पे है। 10 की 10 सीटों पे हम लोग मजबूत हैं, और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे 10 की 10 सीटों पे। और हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है एमपी की सीट हम निकाल कर दें, ताकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी का और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का हाथ मजबूत हो हरियाणा के अंदर भी और राष्ट्र लेवल में भी। हमारी हरियाणा की बात उठाने के लिए
ज्यादा से ज्यादा MP जो है जननायक जनता पार्टी के वहां पर पहुंचे। ठीक है हांडा जी कुछ कहना आप चाह रही है? एक भी कांग्रेस का नारा बता रहे हैं वो। मैडम मैं इनको बता दूं, ये शायद भूल रहे हैं कि ये जिनको जमुना पार्क छोड़ने गए थे उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ गए। धड़ल्ले से, इनका एक प्रवक्ता कल बोल रहा था, धड़ल्ले से हमने काम किया। नो डाउट धड़ल्ले से आपने भ्रष्टाचार किया। आपने राजस्थान से भी 16 बसें भर के लेके गए लोगों को धोखा देकर कि तीर्थ यात्रा करवाएंगे, ठीक है। और ये जो आप जो अलग होकर दिखा रहे हैं ना, ये भी आपकी साजिश है ताकि आप जो है कांग्रेस के वोट काट सकें, और कुछ नहीं है। पहले 2 सीटें मांगी थी आपने MP की, अब आज 10 की 10 कह रहे हैं। नंबर 1, अब इनेलो के प्रवक्ता को भी मैं जवाब देना चाहूंगी जो कहते हैं कि जी इनकी फूट, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी आपके तो परिवार में ही फूट हो गई है ओंकार जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरी बात, ये जो कहते हैं आचार संहिता लगा देगी, आचार संहिता के लिए मैं भाजपा और जसपा दोनों से पूछना चाहूंगी कि ये आचार संहिता लगाएंगे इलेक्शन कमीशन वाले या आचार संहिता लगाएंगे कि आपके यहाँ का कुछ भी बोले उनको अलाउड है? राहुल गांधी जी एक शब्द बोल देंगे उनको फटाफट इलेक्शन कमीशन वाले नोटिस पकड़ा देते हैं, ऐसा क्यों भाई? आप तो बड़े ईमानदार हैं, आप कहते आपके तो जिसे कहते हैं बड़े बड़े वायदे करके आए थे कि हमसे ज्यादा ईमानदार पार्टी कोई नहीं है, जबकि आपसे ज्यादा भ्रष्टतम पार्टी आप दोनों जेजेपी बीजेपी तभी इसीलिए इकट्ठे हुए क्योंकि आप लोगों का DNA मिलता है, वो भी भ्रष्ट आप भी भ्रष्ट, ठीक है। इसलिए आप मैंने तो और दूसरी बात ज्योति जी, मैंने एक बार भी नहीं कहा 10 की 10 सीटें। हांडा जी लौटूंगी फिर आपसे चर्चा करूंगी। पर तैयारी है हांडा जी चर्चा करूंगी क्योंकि थोड़ा सा वक्त की मजबूरी है, यहाँ पर ब्रेक लेना है तो लौटूंगी। यहाँ पर वक्त हो जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण का एक अंश दिखाता हूं। देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। तो सुना आपने, मोदी जी की इन्हीं बातों पर अमल करते हुए देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग का सेलिब्रेशन अपने पैतृक गांव गुजरात के जामनगर में करके साबित कर दिया कि भारत में भी ऐसा जश्न मनाया जा सकता है जिसे दुनिया भर के लोग हमेशा याद रखेंगे। 3 दिन का ये जश्न भले ही खत्म हो गया है, दुनिया के कोने कोने से आए मेहमान भी वापस लौट गए हैं, लेकिन इस जश्न को दुनिया ने अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की जो झलकियां देखी सुनी वो हमेशा याद की जाएंगी। दुनिया के कोने कोने से मेहमान बुलाए गए थे, चाहे वो कारोबारी जगत में फेसबुक मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग हों या माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। इसके अलावा हॉलीवुड बॉलीवुड के कई सितारों का भी जमघट लगा हुआ था। जामनगर में सिर्फ 3 दिन में करीब 300 विमानों का मूवमेंट हुआ। उद्योगपतियों में अडानी से लेकर पीरामल तक और बिरला से लेकर टाटा तक सभी आशीर्वाद देने पहुंचे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने मेहमानों के स्वागत और आवभगत में कितने हजार लोगों को रोजगार मिला होगा। इसके 2-3 छोटे छोटे उदाहरण आपको बताता हूं। मेहमानों के स्वागत और उनके उपहार के लिए सनराइज संस्था को फैंसी कैंडल बनाने का लाखों रुपए का ऑर्डर दिया गया। इस संस्था में दिव्यांग लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ नीता अंबानी ने बांधनी रस्म के लिए खास दुपट्टे बनाने का काम कच्छ और लालपुर की कुशल कारीगर जो महिलाएं थी उनको दिया। बड़े प्यार और विरासत के धागों में सैकड़ों महिलाओं ने इसे बनाया। इतना ही नहीं, भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में एक विशाल मंदिर परिसर के भीतर छोटे छोटे नए मंदिरों का भी निर्माण कराया गया। सैकड़ों शिल्पकारों को रोजगार के साथ उनकी कला को प्रदर्शित करने का भी ये एक मौका मिला। दोस्तों, इस प्री वेडिंग फंक्शन में भारतीय परंपराओं का खास ध्यान रखा गया। साथ ही परिवार ने अतिथि देवो भव की राह पर चलते हुए सभी लोगों को बड़े प्यार और सत्कार के साथ भोजन परोसा।
आदर और सत्कार ने साबित कर दिया कि उनके लिए मेहमान किसी भगवान से कम नहीं है। इस सेलिब्रेशन ने प्रधानमंत्री की उस बात को भी चरितार्थ कर दिया कि अगर लोग शादी का जश्न भारत की धरती पर मनाएंगे तो अपने देश का पैसा अपने ही देश में रहेगा और अपने ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आइए आप और हम भी बदलते भारत की इस तस्वीर में कुछ और रंग भरकर इसे और अधिक खूबसूरत बनाएं। किसी ने ठीक कहा है, जश्न वो नहीं जो दिखावे पर खर्च हो जाए, जश्न वो है जो तुम्हें इंसानियत दिखाए। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा जारी है हमारी, सभी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल रोहिला जी आपसे। तमाम सारे आरोप जो है वहां पर लग रहे हैं और साथ ही साथ एक चीज और, यहां पर इस बार इनेलो ये दम भरती हुई नजर आ रही है कि 4 सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन 6 सीटों पर अपने आप को मजबूत बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी कहती है हम 10 सीट जीतेंगे। और इस बीच जब कांग्रेस के नेता से पूछा गया विजेंद्र जी से कि आप पार्टी से अलग क्यों हुए, यानी बीजेपी से अलग क्यों हुए, तो उन्होंने कहा कि तमाम सारी ऐसी चीजें जहां मेरा मेल ही नहीं बैठा, चाहे वो अग्निवीर की योजना हो, चाहे किसानों की योजना हो, किसानों को लेकर हो, चाहे पहलवानों को लेकर हो, तो उस पार्टी से मेरा मेल मिलाप नहीं बैठा, जनहित के फैसले नहीं ले रही थी, इसलिए अलग हो गए। मैं बोलूं? जी रोहिला जी। जी ब्रिजेंद्र जी के बारे में मैं कोई सवाल मतलब जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस में जा चुके हैं। उनका वहां कोई मन होगा तो चले गए, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, यहाँ तो चुनाव का टाइम है, कोई इधर कोई उधर, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं जा रहे, उधर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। आरोप तो बड़े बड़े लगा रहे हैं, आरोप बड़े बड़े लगा रहे हैं। वो कह रहे किसान वैचारिक वो होता है ना, उनको वैचारिक प्रॉब्लम थी। भारतीय जनता पार्टी कैसे बेस्ड पार्टी है, कोई ये तो है नहीं भाई एक माँ बेटे की पार्टी है या बाप बेटे की पार्टी है, जैसे हरियाणा में कांग्रेस है, ऊपर कांग्रेस है, ठीक है ना। तो लेकिन अब आंध्र जी ने काफी सवाल किए कि तुमने क्या किया, तो मैं थोड़ी देर 2-4 बात बोल दूंगा आपको। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी जी ने चलाई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है अभी भी, प्रधानमंत्री समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार 40 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ा है फैमिली आईडी के माध्यम से। तो ये बहुत सी चीजें ऐसे जिनके बारे में बताऊंगा तो काफी समय बीत जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं बताने के लिए, ये सिर्फ हंसाली बने हुए हैं। पिछले इन्होंने तो 2005 से लेकर 2014 तक जो किया इन्होंने, इनके सामने अर्जुन पैनल का 2 बार रिजल्ट दिया, 2014 में भी दिया, 2019 में दिया। उस हिसाब से जनता इन्हें पार करेगी। 52 सीटें आई हुई है इनकी, लेकिन अब 20 में भी आ जाएंगे ये लोग, ठीक है ना। तो इनका कुछ है नहीं इनके पास। ठीक है, चर्चा करूंगी आपसे, लेकिन ओंकार सिंह जी आपसे आप मेरा सवाल। हांडा जी उसके बाद आपके पास आऊंगी, हांडा जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। ओंकार सिंह जी जवाब देते हुए जेजेपी का कहना है कि आपके पास चेहरा ही नहीं। हांडा जी आपका नंबर आए तो आप बोलिएगा, बिल्कुल समय आपको दिया जाएगा। लेकिन ओंकार सिंह जी से मेरा सवाल है, अभी मेरा ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी से मेरा सवाल है। रोहिला साहब आपका टाइम पूरा हुआ, दोबारा जब आप तक लौटूंगी फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये आप रोज गिनाते आते हैं। तो अभी ओंकार सिंह जी को सुन लीजिए, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। ठीक है, वो जनता अपने आप डिसाइड करेगी। ओंकार सिंह जी आपसे मेरा सवाल है, ये कह रहे हैं कि आपके जेजेपी वाले कह रहे हैं आपके पास कोई चेहरा ही नहीं, एक ही चेहरा, उसको कभी आप विधानसभा ले आते हैं, कभी आप उसको लोकसभा ले आते हैं। ज्योति जी छज तो बोले सो बोले, छन्ना भी बोले। 2009 में 2 सीट थी इनकी, आज भी इनके जितने विधायक बैठे हैं उनमें से आधे से ज्यादा इनेलो की नर्सरी के हैं, और हमारे से पूछ रहे हैं अरे इनेलो तो नेता पैदा करती है। आज जो तुम्हारे पास नेता है इनेलो के दिए हुए हैं, और इस बार देख लेना, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पिछली बार तो पुलवामा हो गया था, 300 किलो आरडीएक्स आ गया, पता नहीं कहां से आया, तुम्हें नहीं पता लगा। इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है। तानाशाही की प्रकाष्ठा जनता देख चुकी है।
चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जनता ने देखा, और वही स्टेटमेंट जो कह रहा था 30 जून को मैं सारी की सारी सूचना दूंगा, मात्र 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सूचना दे गया। ये जनता देख रही है। आपने लोकतंत्र का मजाक बना दिया, लोकतंत्र को तानाशाही में तब्दील कर दिया आपने। बोलने से डरते हैं लोग। आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्टेटमेंट देने से डरता है। आप चुनाव आ जाने दीजिए, आपको पता लग जाएगा। 75 पार का नारा तो आपने दिया था हरियाणा में, 40 पे कैसे रुक गए? और वो भी तब इंडियन नेशनल लोकदल में दरार आई। और एक बात अपनी बहन कमल आंडा से कहना चाहूंगा जी। मेरी बहन पार्टी में फूट 2019 में पड़ी थी, उसको 5 साल हो गए, और 5 साल हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला बनकर सड़कों पर रहा है। 5 साल में हमने अपने आप को तपाया। हम ऐसी कमरों में नहीं बैठे जो आप में फूट आप की है। हमारी फूट 2019 की थी। आज हम पूरी तरह से यूनाइट है। हमारा एकमात्र नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी की रहनुमाई में ये इलेक्शन लड़ा भी जाएगा और जीता भी जाएगा। ठीक, आप कुछ कर लेना, जो दावा मैं बता रहा हूं, रिजल्ट के दिन आपके सामने ही 4 सीट आएंगी हमारी, 4। ठीक है, जाऊंगा। ठीक है, 4 सीट का दावा कर रहे हैं ज्यादा पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले भाटी जी का जवाब ले लेंगे, उसके बाद जो ज्यादा आते हैं इनको जनता समय के अनुसार इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, ठीक है, भाटी जी जवाब देना चाह रहे हैं, भाटी जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, रोहिला जी लौटूंगे आपके पास, पहले भाटी जी जवाब देना चाह रहे हैं। भाटी जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं कर रही है तो हम लोग ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हर पार्टी का एक दूसरे पे चलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग अपनी जो तैयारी है, मैं पहले ही बता चुका हूं, हम लोग जो विजन है दुष्यंत जी का, उस विजन को लेकर हम जो है इस बार 10 के 10 सीटों पे उतरेंगे। और उस विजन में से सबसे पहला था कि 5100 का जो है हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनके 5100 रुपए की पेंशन होनी चाहिए, जो सरकार में रहकर हम लोगों ने 3000 रुपए तक पहुंचाई। लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ 2100 रुपए का जो है, और हमने पहले दिन ही एक बात कही थी कि जब हमारी पूरी तरह से सरकार होगी तो हम इसको पहले कलम से 5100 करेंगे। तो इस जो हमारी दुष्यंत जी की और अजय चौटाला जी का, देवीलाल जी की जो सोच है, इस सोच को लेकर हम आगे चलेंगे। 75% जो नौकरियों का हमने वादा किया था कि 75% की नौकरी जो है हम लोग अपने हरियाणा के निवासियों को देंगे, तो उसमें कुछ हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। अब जो है सिर्फ कोर्ट की लड़ाई बची है, उस कोर्ट की लड़ाई को भी हम जीतकर, और हम इसको 75% का हम जो नारा हमने दिया है उस 75% को हम लेकर आएंगे। उसके बाद महिलाओं को जो हमने जो 50% जो हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग की जो हमारी दुकानें होती है, जो गरीब लोगों के लिए जहां से राशन मिलता है, उन राशन की दुकानों पे हम लोगों ने मेहनत कर 50% हमारी बहनों को जो है उसमें हिस्सेदारी मिले, वो हमने किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस सोच को लेकर हम लोग जो है जननायक जनता पार्टी बनी थी इंडियन नेशनल लोकदल से। बिल्कुल हमारे ओंकार जी भाई ने कहा कि एक परिवार था, एक परिवार। देखिए राजनीति में जो सब चीजें चलती है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, परिवार टूटा, लेकिन परिवार टूटने के बाद में इंडियन नेशनल लोकदल अपने हाथ में, मैं ये नहीं कहूंगा कि मजबूती से नहीं, वो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी अजय चौटाला जी के नेतृत्व में अपनी मजबूती से काम कर रही है। तो हम लोग हांडा जी ऐसा नहीं है, अगर ये चीजें कुछ ऐसी जो हमारे हाथ में वो चीजें नहीं होती, कुछ चीजें अकस्मात हो जाती है, तो आप इस तरह का आरोप ना लगाएं कि परिवार टूट गया, ये टूट गया, और इन चीजों का आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, 2 महीने के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन आएंगे, आप भी अपनी चीजों को बताइए क्या है, क्या कमियां हैं। जब आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 100% पूरी चीजों को कर पाते हैं, कुछ चीजें हैं आपसे रह जाती है, उसी के वादे आप अगले इलेक्शन में करते हैं कि ये जो चीजें रह गई हैं इनको हम, अगर आप अगले इलेक्शन में हमारी सरकार हमारी लेकर आते हैं तो हम उनको हमको करेंगे। तो ये हमारी मेहनत है जो लोगों के बीच में हमने जो है 4.5 साल हम लोगों ने जो मेहनत की, दुष्यंत जी ने जो मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उसका रिजल्ट अगले 2 महीने में दिखने को मिलेगा। और आपके चैनल पे हम लोग फिर दोबारा से आएंगे, हम बैठेंगे, यहाँ पर चर्चाएं करेंगे, मंथन करेंगे। लेकिन आज के समय में बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि हम 10 की 10 सीटों पे बहुत मेहनत करके हम पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, भाईचारा बता रहे हैं आंडा जी, वो कह रहे हैं कि अपने अपने स्तर पर काम कर रही है इनेलो भी और जेजेपी भी।
देखिए मैडम, इन्होंने बताया कि जेजेपी का विजन है, उनका विजन सिर्फ भ्रष्टाचार का रहा है। 4.5 सालों में इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार दबाकर किया है। और ये भी मैंने बताया कि जो इन्होंने दिखाया कि टूट गई है, ये सीएम डिप्टी सीएम के पद से हट गए, ये भी आई वॉश है। अंदर खाते इनका यही है कि हाँ कांग्रेस के वोट को काटा जाए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मेरे ओंकार भाई ने कहा कि जी वो 5 साल पहले टूट हुई थी। आप मेरे पर जब बात, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलने वाली थी, लेकिन जब आपने कहा कांग्रेस में फूट है, तो आपने बीजेपी के बारे में नहीं कहा कि उनके बारे में फूट है। उनके कितने लोग हैं, उनके अभी अनिल विज कितने नाराज होकर गए हैं जब इन्होंने ये ओबीसी का चेहरा उतारा, नायब सैनिक का। तो और अरविंद शर्मा है, राव इंद्रजीत सिंह है, इनके कितने लोग हैं रेस में। आप इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए आपने मेरे को जब कहा तो मैंने जवाब दिया, वरना मैंने कुछ नहीं कहना था आपके बारे में। मुझे लगता है मैंने वैसे भी कभी कुछ बोला नहीं है। दूसरी बात, ये उज्ज्वला योजना, अग्निवीर योजना जो है, क्या ये देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए आए हैं, ताकि उधर से पाकिस्तान भी हम पर अटैक करे और चाइना भी अटैक करे। हमारे 2 दुश्मन है, पहले एक दुश्मन था पाकिस्तान, अब हमारा चाइना भी। चाइना से भी फंडिंग ली हुई है, पाकिस्तान से भी। उज्ज्वला योजना की जरा सच्चाई मैं आपको बता दूं, 11 करोड़ लोगों को दिए गए थे, अगर आपको आंकड़ा पता नहीं है, जिसमें से 4 करोड़ लोगों ने सिर्फ एक बार भराया। 7 करोड़ लोगों ने अब उसके ऊपर लकड़ी रख के मोटी मोटी और साथ में चूल्हे के साथ जलाकर वो काम कर रही हैं। आप बिना बात से ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं, क्योंकि ये ना झूठ को जितना बड़ा बोला जाए और जितनी बार बोला जाए वो सच लगने लगता है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। दूसरी बात आपने अन्य योजना की बताई, और जो ओंकार भाई जी ने कहा 22.5 करोड़ लोगों को अगर आप अन्न दे रहे हैं तो देश की तरक्की कहां से हुई, नंबर 1। और वैसे भी वो जनता के टैक्स का पैसा है, किसी के पापा का कमाया हुआ नहीं है, किसी के फूफा चाचा ने नहीं कमाया था। 2019 में आपको बैसाखी का सहारा लेना पड़ा, 40 बार आ गए थे आप, ठीक है। और राजतंत्र और सिंगोल, उसके बारे में क्या कहेंगे कि आप बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, हम राजा हैं। मोदी जी ये कहते हैं हम राजा हैं, हम जो कहेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स होते हैं उनको भी अगले दिन ही चेंज करके अपना नया लॉ ले आते हैं कि सीजेआई नहीं रहेगा इलेक्शन कमीशन में। क्यों नहीं रहेगा? ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हो, इनकी मर्जी से हो। जैसे कि अभी आपने 2 इलेक्शन कमीशन नियुक्त किए, मैंने कहा ना आचार संहिता नहीं, लाचार संहिता। और वो इसलिए कि आप जो मर्जी बोलें, और जरा सा हमारी पार्टी का कोई वर्ड निकलेगा उसको खींच तान के ऐसा टीवी चैनल्स पर पेश किया जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। एक मैं इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगी ज्योति जी आपके चैनल के माध्यम से। अडानी पर अमेरिका में जांच शुरू हो गई है। यहाँ पर हमारे जैसे हम जुडिशरी बोलते हैं, वहां पर जस्टिस डिपार्टमेंट है और एक फ्रॉड यूनिट है जहां पर उनकी जांच शुरू हो गई है। जब वो पकड़े जाएंगे तो पता नहीं कहां कहां पर इन लोगों को भागना पड़ेगा, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो हमें कहते हैं हम बेल पर हैं, ये पता नहीं इनको बेल भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब सारा सोमवार का इंतजार कीजिए जरा आप, सोमवार को ठीक है रोहिला जी जवाब देंगे। रोहिला जी ये कह रहे हैं कि लाचार संहिता है और तमाम सारे आरोप लगा रही हैं अन्ना जी। एक मिनट एक बार इन्हें पूरी कंप्लीट करने दो ना, एक बार इनके रामायण खत्म हो जाए। हमको बताइए हो गई उनकी बात खत्म? तो बताइए। इनका कहना है कि आचार नहीं लाचार संहिता है, और आपके नेता कुछ भी बोले सब चलता है, और हम बोले तो भाई नोटिस वहां दिया जाता है। ज्योति जी, मैं अन्ना जी से बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इन्होंने इस पे सवाल नहीं उठाए, ईवीएम पे इन्होंने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सवाल उठाए, हाई कोर्ट में इन्होंने सवाल उठाए, इलेक्शन में और कमीशन ऑफ इंडिया पे इन्होंने सवाल उठाया। एक्चुअली में इनका प्रॉब्लम क्या है कि रुदाली बन चुके हैं। इन्होंने हर मुद्दे पे मतलब राजनीति करने की इनकी आदत हो चुकी है। इन्हें यह भी नहीं पता भाई ये संवैधानिक संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र है, जो अपने हिसाब से फैसले लेती है। इनको वो भी मतलब पसंद नहीं है। तो इन्हें पसंद क्या है? इन्हें कुछ पसंद नहीं, नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ऐसे ना कुछ है नहीं इनके पास। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज चुनाव में लगा हुआ है। परसों हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग हुई थी श्री सुभाष बराला जी के नेतृत्व में। हमने सारी अपनी तैयारियां पूरी कर ली, तो उसके बाद हम कैंडिडेट उतार देंगे, अच्छा उतार चुके हैं, ठीक है ना। हमने बूथ तक की वो व्यवस्थाएं बना ली अपनी। मैं अन्ना जी से बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा, 2013 से 2024 में आ गए हम लोग, 11 साल हो गए। 11 साल में ब्लॉक का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ये लोग बना नहीं पाए। कोई जवाब नहीं है इनके पास। इनकी पार्टी में कितने फुट है इन्हें खुद नहीं पता। पहले SR के फुट था, पहले SR के था, BSR के हो गया वो, अब एक हुड्डा फुट हो गया, ठीक है ना। अब इनकी टिकटों में कुछ माथापच्ची चली हुई है, ये टिकटें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने चेक कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि विज साहब आपके ओबीसी मुख्यमंत्री बना। हाँ बिल्कुल सुनिए, मैं विज साहब ने जो भी बोला पब्लिक डोमेन में बोला, तो इसमें कोई इधर उधर की बात करने की, या मैं कोई बात कहूँ तो मैं कोई बात के लिए वो नहीं हूँ कि मैं अधिकृत हूँ। तो विज साहब अपना स्टैंड क्लियर कर ले, क्या दिक्कत है इसमें?
ठीक है ना। पार्टी में मान लीजिए अगर वो है तो 1-2 दिन में कोई रास्ता निकल आएगा, क्या दिक्कत है उसमें। और उन्होंने बोला भी है भाई मतलब आगे से आगे चलेंगे हम लोग। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी है, मोदी जी की गारंटी ऐसे ही चलेंगी। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, 10 की 10 हरियाणा में जीतेंगे। एक और आदत है, इनेलो वाले कह रहे हैं कि जनता को भीख नहीं चाहिए। जिन 80 करोड़ लोगों को आप राशन देने की बात कर रहे हैं उनको रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार दो। इनेलो के काफी स्टॉक समय था ना, तो ये भी मैं इनके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, क्योंकि इनके कुछ इनका 1-1.5% वोट बैंक रह रहा है इनका बस, ठीक है ना। तो इनका जवाब देना क्या देना इनका। अब इन्होंने वही इलाहाबाद में उतार दिया, वही कुरुक्षेत्र में उतार दिया। 4 सीटें लाएंगे इस बार, 4 सीटें जीतेंगे और 6 पे मजबूत हो जाएंगे। इनेलो कह रहे हैं कि 4 सीटें जीतेंगे, 6 पे मजबूत हो जाएंगे। जमानत भी नहीं कुछ नहीं कहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका एक विधायक इनका ले देके वो कभी इस्तीफा दे देता है, कभी मतलब आ जाता है, सेंटीमेंट से खेल रहे हैं बस। ठीक है, नंबर 2 रोजगार की बात है। सुनिए रोजगार की बात है। हरियाणा में सुनिए 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने 88,000 नौकरियां दी थी पक्की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,25,000 से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी है। 10,997 नौकरियां तो अभी 7-8 दिन पहले दी है। 7,000 नौकरियां HKRN के माध्यम से कल मुख्यमंत्री जी भी दी है। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है, विकास का एजेंडा, अंत्योदय का विकास, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास। ठीक है, ठीक है रोहिला जी, ओंकार सिंह जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भाटी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद ओंकार सिंह जी आपके पास। सबसे पहले तो सवाल पूछने का आपको हक है, लेकिन मैं आपके बिहाफ पे जो है शुरुआत जब बहस की हुई थी तो आपने एक ही सवाल की थी हमारे कांग्रेस की जो बहन जी है, हमारी जो प्रवक्ता है, कि कांग्रेस की अपनी तैयारी क्या है, कांग्रेस के अपने जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा कब होगी। तो मेरे ख्याल से पूरी जो है लगभग 1.25 घंटे की बहस जा चुकी है। सारे पता नहीं कहां तक पुलवामा तक हम पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता हमारी बहन जी ये नहीं बता पाई है कि वो 10 सीटें की क्या पोजीशन है, 10 सीटों पे क्या तैयारी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इनका जो गठबंधन है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया था कि हमारे यहाँ पर अगर माए अपने बच्चों को अगर सबसे कोई छोटी कहानी सुनाएंगी तो वो ये होगी कि एक थी कांग्रेस। तो इनका हालात ये हो चुका है कि जो इनको एक ही कांग्रेस बोल रहे हैं, ये उनके साथ जो है गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ में जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एक आपको अगर ध्यान हो तो एक बार का आप देखेंगे केजरीवाल जी का जो है वक्तव्य जो है मैंने बहुत बार सुना है कि भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डालती है, इतनी भ्रष्ट लेडी उसको जेल में क्यों नहीं डाला जाता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो गठबंधन है, ये किस तरीके का गठबंधन और किस गठबंधन और किस सोच को लेकर ये राष्ट्र की राजनीति और हरियाणा की राजनीति में आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे सोच के लोगों को जो है कहीं भी इलेक्शन में चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं कि इनके जो दोगले कह रहे हैं वो सबके सामने, सबकी नजरों के सामने है। इन्हें बिल्कुल कहीं भी जो है दूर दूर तक इनको इलेक्शन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है ओंकार सिंह जी अपना जवाब दीजिए। दोनों ने जो आप पे आरोप लगाए हैं उसके बाद से मैं हांडा जी आपके पास आऊंगी। एक बार ओंकार सिंह जी की बारी। ओंकार सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही मेरी, आपको आ रही मेरी बात? जी आ रही है, अपनी बात रखिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कहते हैं इनकी जमानत नहीं बचेगी। जमानत ये तो जनता तय करेगी किसकी जमानत बचेगी, किसकी रहेगी, किसकी नहीं रहेगी। जो लोग आसमान की तरफ मुंह करके थूकते हैं उनके मुंह पे ही पड़ता है। आज इनको ये दिन भूल गए जब लोकसभा में इनकी 2 सीट थी। चलो ये इनकी जाने, लेकिन हम अपनी बात करते हैं। ये कहते हैं हम 10 की 10 जीतेंगे, हमने 10 नहीं कहा। हमारी जहां पर बढ़िया तैयारी हम तो उसकी बात करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही नौकरियों की। हरियाणा में इन्होंने युवाओं का शोषण कैसे किया ये युवा ही जानते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम और सक्षम युवाओं का शोषण ऐसे किया कि 14-14 घंटे काम करने वाले युवा उनको मात्र 6,000 से लेकर 13-14,000 रुपए तक देते हैं। और अभी मैं अपने भाटी भाई की आवाज सुन रहा था, ये गठबंधन का कुछ बोल रहे थे। आएगा आपका नंबर, एक बार सुन का तो बता दो। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे थे।
कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आवाज भी नहीं आई। और दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं भैंस तो गई सो गई, खूंटा भी ले गई। अरे कम से कम आप तो गठबंधन पे ना बोलो। आपका गठबंधन कैसे गया, कहां गया, और आज आप कहां पे खड़े हो? मैंने तो तारीफ की आपकी। वो कह रहे हमने तारीफ किया आपकी, हम तो कांग्रेस और आपके बारे में बोल रहे थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। साल अगर जनता ने दुख भोगे, ठीक तो उस दुख भोगने के भी जितनी जिम्मेवार है जेजेपी उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेवार है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी की 40 की बाहर होगी थी ये, इस जेजेपी ने इसको ऑक्सीजन दिया, जिसकी वजह से 4.5 साल जनता को डंडे खाने पड़े। अब वो ऑक्सीजन नहीं कर रहा है ओंकार सिंह जी। हांडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रोहिला जी आपके पास। हांडा जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद रोहिला जी। मैं बोल दूं, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने अग्निवीर योजना पर कोई जवाब नहीं दिया। 37 पेपर लीक हुए, खर्ची पर्ची शब्द पहले नहीं था, अब हम सूटकेस लेके आते हैं और आरएसएस और गुजरातियों को नौकरी देते हैं। नंबर 1। दूसरी बात, इतना और आप कहते हैं विकास का काम किया, आपने तो विनाश कर दिया प्रदेश का। जो पर कैपिटा इनकम में, ग्रोथ में, रोजगार में नंबर 1 हुआ करता था, आज भ्रष्टाचार में, अपराध में, नशे में, बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया आपने। और आप कहते हैं आपने विकास किया, आपने विनाश किया प्रदेश का, और आपको शर्म भी नहीं आई। और आपका ये गठबंधन नहीं था बीजेपी और जेजेपी का, ये ठग बंधन था, ठग जोड़ था, गठजोड़ नहीं था, मतलब की राजनीति थी आपकी। आप कहते हैं राजनीति में सब चलता है, पर ऐसे घटिया तो ना हो कि देश का कम से कम सोचिए आप। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी जो मेरे को सुन रहा हो, सबसे पहले देश, हमारा देश बचेगा तो हम लोग रहेंगे। और इस धरती माटी का कुछ तो कर्ज हम भी चुका दें, या नहीं चुकाएं जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया। धरती माँ का सोच दीजिए, वरना ये अगर मैंने रोहिला जी एक लाइन में जवाब आपका। ठीक है हांडा जी, एक लाइन में जवाब आपका, फिर समय पूरा हो रहा है। रोहिला जी एक लाइन में जवाब दीजिए। हाँ जी, बस मैं वही पूछ रही हूँ। मेरा हांडा जी के पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने आम आदमी पार्टी के जिसका 40 एक्सपोज हो चुका है, उसके साथ इन लोगों ने समझौता किया हुआ है। हरियाणा में इन्होंने एक सीट दे रखी है, इसका मतलब इनके पास कुछ है नहीं। दिल्ली में इन्होंने समझौता किया, लेकिन पंजाब में इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। पंजाब में अब तक क्या हो गया, समझौता नहीं किया। इसको सोचो जनता की आंखों में, ठीक है ना, जनता की आंखों में झोंक झोंकना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी से आपका समझौता था, ठीक है, नारे लगाते हैं क्या, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ठीक है, अब की बार कौन कितने पार जाएगा जनता बताएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव का इंतजार लगभग अब खत्म हो चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 फेज में मतदान होंगे, जिसमें छठे फेज में यानी 25 मई को हरियाणा में मतदान होगा। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा